Assalamu alaikum and good evening to all. This is वकार अहमद. आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. This course is especially designed for BS nursing students as per syllabus of PNC, Pakistan Nursing Council. So let's start our topic, that is general characteristics and classification of bacteria. ये स्टार्ट करने से पहले एक बहुत अच्छा किसी एनोनिमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट का कोट है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी चीज को करने के लिए आप छोटे हैं या आप वो चीज नहीं कर सकते, तो आप क्या करें, जस्ट बैक्टीरिया को स्टडी करें. क्योंकि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर इतनी सिंपलर है कि आप अगर उसे स्टडी करेंगे तो वो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है उसकी. दूसरा, वो बहुत बड़े बड़े काम करता है, जैसे बहुत बड़ी बीमारियां कॉज करता है, और वो सारे जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल हमारा होता है उन सबको डिकम्पोज करता है, etc. तो होप ये आपको कुछ मोटिवेशन देगा पढ़ने के लिए. आगे चलते हैं हम बैक्टीरिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहले आ जाता है, ये हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी वो एक सेल के बने हुए हैं. दूसरी उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, वो प्रोकैरियोट्स हैं, यानी ऐसे सेल के बने हुए हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है. वो सबसे पहले सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल हैं या प्रिमिटिव सेल हैं, जो कि बैक्टीरिया के सेल्स हैं, उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. यानी उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती. तीसरे नंबर पर है नॉट ट्रू न्यूक्लियस. इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता तो उसके पास क्या होता है. फिर इसके पास है कि उसके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे. अब इसके पास जेनेटिक मटेरियल तो होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन इनक्लोज नहीं होती, या उसे आप कह लें ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है जो नेकेड फॉर्म में मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड. कभी कभी इसको क्रोमेटिन बॉडी भी कह लेते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं. इसका मतलब ये है कि इसका जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो नेकेड ऐसे खुले फॉर्म में मौजूद होती है सेल में, और इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन इनक्लोज नहीं होती. उसके बाद है इसकी साइज. क्योंकि बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट हैं, वायरस से थोड़े बड़े हैं, लेकिन फिर भी स्मॉलेस्ट इन साइज हैं. 0.5 से 2.0 माइक्रोमीटर इनकी साइज होती है. उसके बाद जो हैं आप अगर देखें तो हम पढ़ रहे हैं ऐसा कोई बैक्टीरिया जो कि ह्यूमन आई के साथ हम देख सकें. ऐसा बैक्टीरिया कोई है जो हम अपनी आँखों से देख सकें या ह्यूमन आई से देख सकें. क्योंकि ये जो बैक्टीरिया की साइज है हमने पढ़ी, 0.5 से 2.0 माइक्रोमीटर, ये ह्यूमन आई से देखना पॉसिबल नहीं है. लेकिन दुनिया में ऐसा भी एक बैक्टीरिया है जो कि हम अपनी ह्यूमन आई के साथ देख सकते हैं. उसका नाम है थ्योमरगेरिटा नमीबियंस. ये ओशियन में रहता है, समंदर में रहता है बैक्टीरिया, और रिसाइकलिंग वगैरह का काम करता है. चलें, दूसरा, ये बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस करता है वो बाइनरी फिजन के साथ रिप्रोड्यूस करता है. अपने एक बैक्टीरियल सेल होगा, उसमें से दो सेल बनेंगे. पहले न्यूक्लियर की डिवीजन होगी, न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, यानी न्यूक्लियोइड की डिवीजन होगी. दो न्यूक्लियोइड बनेंगे, दो जेनेटिक मटेरियल या दो डीएनए आरएनए बनेंगे. उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी. उसके बाद बैक्टीरियल एक सेल में से दो बैक्टीरियल सेल्स बन जाएंगे.
मीन्स ये बाइनरी फियन के साथ करता है रिप्रोड्यूस। अब उसके बाद आ जाता है ओवरव्यू ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। अब बैक्टीरियल स्ट्रक्चर आप अगर देखें तो उसमें आपको सबसे पहले जो कवरिंग मिलेगी उसे कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल एक ऑप्शनल कवरिंग है, सारे बैक्टीरिया में कैप्सूल मौजूद नहीं होता, लेकिन जिस भी बैक्टीरिया में मौजूद होता है उससे ग्रेटर पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है। पैथोजेनिसिटी क्या है? पावर टू कॉज डिजीज। उसे ज्यादा पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो इम्यून सेल्स होते हैं उनको यहाँ पे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाने नहीं देता, इसलिए इसको पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन हर बैक्टीरिया में नहीं होता, जिस बैक्टीरिया में होता है उसे हम कहते हैं एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। बाकी किस में नहीं होता तो उसे हम सिंपली बैक्टीरिया ही कहते हैं। उसके बाद जो कवरिंग आ जाती है उसे हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल है जो वो इसे स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर इसको प्रोवाइड करती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बैक्टीरियल सेल को। बैक्टीरियल सेल वॉल के बाद जो स्ट्रक्चर आती है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है। ये क्या करती है? कुछ सब्सटेंसेस को अंदर आने देगी, कुछ सब्सटेंस को बाहर ही रोक के रखेगी। जैसा कि हार्मफुल सब्सटेंस है तो उनको बाहर रखेगी, अगर कोई बेनिफिशियल है तो उससे अंदर आने देगी। इसलिए हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है। यहाँ ये फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है और सेमी परमिएबल होती है, पूरी परमिएबल नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि हर चीज को अंदर आने दे बाहर जाने दे, ऐसा नहीं होता। ये सेमी परमिएबल या इनकी जो परमिएबिलिटी होती है वो कंट्रोल्ड होती है। उसके बाद आ जाता है फ्लूइड लाइक स्पेस या जेली लाइक मटेरियल जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है? इसमें 70 to 90% वाटर होता है और जो बैक्टीरिया की ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सारी इसमें डिप्ड होती हैं या इसमें तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। अब बैक्टीरिया की एक बहुत ही अहम स्ट्रक्चर है जो कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ निकलती है। जो भी चीज बाहर की तरफ निकले उसे हम कहते हैं अपेंडेजेस। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो बाहर की तरफ निकलती है, साइज में कुछ बड़ी होती है, उसे हम कहते हैं फिलेजिलम। या अगर प्लूरल आ जाए तो उसे फिलेजिला कहते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया लोकोमोट करता है या अ, एक तरफ से एक जगह से दूसरी जगह प्लेस चेंज कर सकता है, लोकोमोशन प्रोवाइड करता है। वो होती है बैक्टीरिया की ऑर्गेनेली जिसे हम कहते हैं फ्लैजिलम। ये होता है, अराइज कहाँ से होता है? बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ निकलता है, इसलिए हम इसे कहते हैं फ्लैजिला आर अपेंडेजेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ। उसके बाद बैक्टीरिया से कुछ साइज में छोटे होते हैं, छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो भी हेयर लाइक होते हैं, जिसे हम कहते हैं पिलाए। पिलाए का सिंगुलर हम पाइलस कहते हैं, अगर प्लूरल आ जाए तो उसे कहते हैं पिलाए। पिलाए का फंक्शन क्या होता है? एक तो ये बैक्टीरिया को किसी चीज के साथ चिपकने में या अडहेर होने में मदद देता है। दूसरा ये एक पिलाय होता है जो कि बैक्टीरिया को कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में मदद देता है, यानी उसे रिप्रोडक्शन करने में मदद देता है। पिलाय दो किस्म के होते हैं, एक सेक्स पिलाय होता है जो कि बैक्टीरिया को कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में मदद देता है रिप्रोडक्शन में। दूसरा पिलाय होता है जो कि बैक्टीरिया को किसी सरफेस के साथ अटैयर होने में या चिपकने में मदद देता है। उसके बाद सेल वॉल्स की कुछ छोटी छोटी इन्वेजिनेशंस होती हैं। इन्वेजिनेशन हम उस चीज को कहते हैं जो कि सेल किसी स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ निकले। जैसे ये आप देख लें, ये है मीजोजोम, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ निकल रही हैं। तो मीजोजोम्स क्या है? Lysosomes are the structures that lysosomes are invaginations of
सेल मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ से निकल रही हैं उसे हम कहते हैं मीसोसोम। और इनका फंक्शन क्या है? दे आर सेंटर फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन। क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होती बैक्टीरियल सेल में, तो मीसोसोम्स क्या करते हैं? सेल वॉल की, सॉरी, सेल की रेस्पायरेशन में मदद करते हैं, या सेलुलर रेस्पायरेशन यहाँ पे होती है। तो फिलेजिला और पिलाई हमने पढ़ा, दे आर अपेंडेजेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और ये जो है, क्या कहते हैं इसे, मीसोसोम है, ये सेल मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ निकल रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं दे आर इन्वेजिनेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद आ जाता है सर्कुलर डीएनए या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये बैक्टीरियल डीएनए या जेनेटिक मटेरियल से अलग होता है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का काम क्या होता है? ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बना के देता है। यानी बैक्टीरिया को ऐसे सब्सटेंस, ऐसी चीजें बना के देगा जो कि एंटीबायोटिक के साथ लड़ सकें, रेजिस्ट कर सकें एंटीबायोटिक को, उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, सर्कुलर इन शेप होता है और सेल की रेप्लिकेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इसके पास खुद अपना जीन है, इसलिए ये खुद रेप्लिकेट कर सकता है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं न्यूक्लियोइड है। ये ऐसे नेकेड फॉर्म में डीएनए बैक्टीरिया का पड़ा हुआ है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये क्या करता है? बैक्टीरिया की सारी जो बैक्टीरियल सेल की एक्टिविटी है उससे कंट्रोल करता है। उसके बाद राइबोसोम आ गए। राइबोसोम का फंक्शन होता है बैक्टीरिया को प्रोटीन्स बना के देता है। चलें आगे चलते हैं। अब है बेसिस फॉर बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। ऐसे कौन से बेसिस हैं जिसकी बुनियाद पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है? तो सबसे पहले है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, बैक्टीरिया दिखने में कैसे हैं, इसकी बुनियाद पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं हम। दूसरा है सेलुलर अरेंजमेंट, बैक्टीरिया के सेल जो हैं वो कैसे अरेंज हैं। ये तो हमें पता है यूनिसेलुलर, लेकिन फिर भी वो जब ग्रो करते हैं तो किस फॉर्म में ग्रो करते हैं? एक बैक्टीरिया होता है, दो साथ में करते हैं, तीन साथ में करते हैं, उस बुनियाद पे भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जा सकता है। नंबर 3 है फिलेजिलर अरेंजमेंट। फिलेजिला हमने पढ़ा कि फिलेजिला क्या होता है? बैक्टीरिया को लोकोमोशन में मदद देता है। अब वह फिलेजिला किस कैसे सेल पर अरेंज है? इधर किसी सेल में फिलेजिला नहीं है, किसी सेल में दो फिलेजिला हैं, किसी बैक्टीरियल सेल पे तीन फिलेजिला हैं। तो उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे कि उसकी बुनियाद पे कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, बैक्टीरिया को क्लासिफाई। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके बीएस नर्सिंग वालों के लिए इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, इसकी बुनियाद पे भी हम देखेंगे। और तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसकी बुनियाद पे भी देखेंगे। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बुनियाद पे, किसी को ऑक्सीजन चाहिए होगी, किसी को नहीं चाहिए होगी। उसके बाद टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है एंड स्पोर फॉर्मेशन है। अब इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया को इनकी बुनियाद पे कैसे क्लासिफाई किया जाता है। अब है बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल अपीयरेंस और शेप्स। शेप की बुनियाद पे बैक्टीरिया को कैसे क्लासिफाई किया गया है? बैक्टीरिया को उसकी फोर बेसिक टाइप्स हैं, फोर बेसिक शेप्स की टाइप हैं जिसकी बुनियाद पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। वो देखते हैं कौन सी है। सबसे पहले आ गई ऑक्साई। ऑक्साई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्फेरिकल और ओवल शेप होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बैक्टीरिया क्या है? ये ओवल शेप्ड बैक्टीरिया हैं या स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया हैं। अगर प्लूरल आ जाए तो हम उसे कॉक्साई कहते हैं, अगर सिंगुलर आ जाए तो उसे कोकस कहते हैं। दे आर स्फेरिकल और ओवल शेप्ड बैक्टीरिया। उसके बाद आ जाते हैं बेसिलाई।
बेसिलाई क्या होते हैं? बेसिलाई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि रॉड और सिलेंड्रिकल शेप्ड होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये रॉड शेप यहाँ सिलेंड्रिकल शेप, ऐसे इनकी शेप बनी होती है, उसे हम कहते हैं बेसिलाई। सिंगुलर आ जाए तो उसे हम कहेंगे बेसिलस। उसके बाद जो है स्पायरीला। स्पायरीला ऐसी अरेंजमेंट है जो कि कॉइल्ड अरेंजमेंट हो, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखें जैसे कॉइल्ड अरेंजमेंट हो। एक परप्लेक्स्ड अरेंजमेंट हो जो कि सीधी ना हो अरेंजमेंट, उसे हम कहेंगे कॉइल्ड। और स्पाइरल अरेंजमेंट और कॉमा शेप्ड, जो कॉमा शेप्ड होते हैं उसे हम विब्रियो भी कहते हैं। विब्रियो मीन्स कॉमा शेप्ड। जैसे विब्रो कॉलरा है, जो कॉलरा पास करता है, वो क्या है? कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है। उसके बाद हैं कुछ इरेगुलर शेप्स हैं बैक्टीरिया के, जैसे कि फिलामेंटस बैक्टीरिया, जो फिलामेंट्स बनाए। स्टार शेप्ड बैक्टीरिया स्टार की तरह नजर आता है। और रेक्टेंगुलर बैक्टीरिया और हाइफी टाइप बैक्टीरिया, ऐसा भी बैक्टीरिया होता है। दूसरे पेलिसेड अरेंजमेंट होती है, या चाइनीज लेटर लाइक अरेंजमेंट, या मैच स्टिक लाइक अरेंजमेंट बैक्टीरिया की आ जाती है। जैसे माचिस की तीलियां होती हैं उस तरह से अरेंजमेंट आ जाते हैं, उसे हम पेलिसेड मैच स्टिक लाइक अरेंजमेंट कहते हैं। ये फोर बेसिक टाइप हैं बैक्टीरिया की। शेप्स की बुनियाद पे उनको कैसे डिवाइड किया गया है? पहली कॉक्साई आगे ओवल शेप, बेसिला रॉड शेप, स्पाइरिला कॉइल्ड शेप, उनमें कॉमा शेप भी आ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं विब्रियो। चलें आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर अरेंजमेंट। वो जब ग्रो करते हैं तो किस अरेंजमेंट पे ग्रो करते हैं, उसकी बुनियाद पे भी बैक्टीरिया को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। जैसे कि पहले आप देख लें स्फेरिकल बैक्टीरिया, जिनको हमने कहा था ये कॉक्साई होते हैं स्फेरिकल बैक्टीरिया। अगर एक एक स्फेरिकल बैक्टीरिया अलग अलग ग्रो करे तो उसे हम कहेंगे ये है मोनोकोकस। मोनो मीन्स एक, कोकस मीन्स हमने पढ़ा था कि कोकस जो है सिंगुलर फॉर्म को कोकस कहते हैं। सिंगुलर फॉर्म ऑफ स्फेरिकल बैक्टीरिया इज कॉल्ड कोकस। अब क्योंकि एक बैक्टीरिया है इसलिए हम इसे कह रहे हैं मोनोकोकस। जब दो कोक्साई एक साथ गिरो करें एक दूसरे के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो दो कोक्साई के पेयर बने हुए हैं, जब पेयर की फॉर्म में ग्रो करें तो उसे हम कहेंगे डिप्लोकोकस। नंबर 3 पे है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में आप देख रहे हैं कोक्साई क्या कर रहे हैं, एक चैन लाइक अरेंजमेंट बना रहे हैं। एक कोक्साई की चैन है, उसे हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोक्साई। दूसरा है टेट्राकोकस, या इसको हम टेट्रार्क भी कहते हैं, जो कि पेयर ऑफ फोर बैक्टीरिया हो। अगर एक फोर कोक्साई एक साथ ग्रो करें, जैसे ये देख रहे हैं 1 2 3 4, तो इनको हम कहेंगे दे आर टेट्रार्स और टेट्राकोकस। उसके बाद सार्सिना। सार्सिना हम कहते हैं क्यूब ऑफ 8 कोक्साई। इस तरह से कोक्साई 8 कोक्साई एक दूसरे के साथ अरेंज हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, वो एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसलिए हम इसे कह रहे हैं सार्सिना। उसके बाद आ जाता है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस में ग्रेप लाइक अरेंजमेंट होती है। ये देखें कोक्साई ग्रेप लाइक अरेंजमेंट में अरेंज्ड है, इसको हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। अब ये जो अरेंजमेंट है ये बेसिलाई में भी आ सकती हैं, स्पाइरिलम में भी आ सकती हैं, इसलिए ये चीजें याद रखनी है। मोनो मीन्स एक, डिप्लो मीन्स दो, स्ट्रेप्टो मीन्स चैन, और स्टेफाइलो मीन्स ग्रेप लाइक अरेंजमेंट। चलें आगे चलते हैं। अब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, जिनको हमने कहा बेसिलाई, वो कैसे अरेंज होते हैं? ये सिंगल बेसिलस है, एक एक बेसिलस है, इसे हम मोनोबेसिलस भी कह सकते हैं और सिंगल बेसिलस भी कह सकते हैं। अब दूसरे पे आ जाए डिप्लोबेसिलस, सेम उसकी तरह है। यहाँ पे जैसे डिप्लोकोकस हमने पढ़ा, यहाँ पे डिप्लोबेसिलाई है, दो बेसिलाई एक साथ हैं। अब स्ट्रेप्टोबेसिलाई, स्ट्रेप्टोबेसिलाई मीन्स बेसिलाई की चैन
लाइक स्ट्रक्चर चेन बनाए बेसिलाई तो उसे हम स्टेप्टो बेसिलाई कहेंगे। और ये पहली सेड स्ट्रक्चर जो पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पहली सेड स्ट्रक्चर क्या होती है, ये चाइनीज लेटर लाइक स्ट्रक्चर और मैच स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे माचिस की तीलियां वैसे स्ट्रक्चर है तो इसे हम पहली सेड स्ट्रक्चर कहते हैं। चलें आगे चलते हैं। स्पाइरिला की कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, स्पाइरिला के देखना स्पाइरल स्ट्रक्चर विब्रो, जैसे कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर, ये देखें कॉमा की तरह स्ट्रक्चर है, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी विब्रियो कॉलरा के स्ट्रक्चर कॉमा शेप्ड होती है। उसे हम कहते हैं जो कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर हो उसको हम कहेंगे विब्रियो। उसके बाद स्पाइरिलम कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और स्पायरोचीट्स ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ये स्पाइरिला के स्ट्रक्चर हो गए। अब आगे चलते हैं। अब आ गया बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्लैजिलर अरेंजमेंट। फ्लैजिला की अरेंजमेंट के बुनियाद पे हमने बैक्टीरिया को कैसे क्लासिफाई किया हुआ है वो भी देख लेते हैं। फ्लैजिला हेल्प इन लोकोमोशन, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अब ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास कोई फ्लैजिला ना हो उससे हम कहेंगे ट्राइकस बैक्टीरिया। Trachus bacteria is a bacterium that does not contain any flagella, जैसे कि Bacillus anthracis। Bacillus anthracis ऐसा ऐसा बैक्टीरिया जो कि एंथ्रेक्स कॉज करता है। एंथ्रेक्स एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। दूसरा Bacillus anthracis के स्पोर एज बायोलॉजिकल वेपन भी यूज होते हैं। चलें दूसरा देख लेते हैं मोनोट्रैकस। मोनो आपने पहले पढ़ा हुआ है, मोनो मीन्स वन। जिस बैक्टीरिया के पास एक फ्लैजिला हो, ये आप देख सकते हैं इसके पास एक फ्लैजिला है, उसे हम कहेंगे मोनोट्रैकस। इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरा जिसके पास एक फ्लैजिला होता है, उसे हम कहते हैं मोनोट्रैकस बैक्टीरिया। आ जाएं लोफोट्रैकस। लोफोट्रैकस ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास एक एंड पे ग्रुप ऑफ फ्लैजिला है। ये देखें इसके पास सिर्फ एक एंड पे एक ग्रुप और बंच ऑफ फ्लैजिला है एट वन एंड, उसे हम कहेंगे लोफोट्रैकस। जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसकी एक एग्जांपल है। आगे चलते हैं। एम्फीट्रैकस। एम्फीट्रैकस एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास दोनों एंड्स पे एक एक फ्लैजिला हो। ये देखें इस साइड पे भी एक फ्लैजिला है, इस एंड पे भी एक फ्लैजिला है। ऐसे बैक्टीरिया को हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एम्फीट्रैकस। जैसे एल्केलिजेंस फैसिलिस एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास दोनों एंड पे एक एक फ्लैजिला होता है। नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन इज पेरीट्रैकस। पेरीट्रैकस एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास फ्लैजिला उसकी बॉडी पे हर तरफ से फ्लैजिला अरेंज होता है या हर तरफ से फ्लैजिला अटैच होता है, उसे हम कहते हैं पेरीट्रैकस। जैसे इकोलाई है, इकोलाई के पास उसकी बॉडी के अराउंड फ्लैजिला अरेंज होता है। ये देखते हैं फ्लैजिला इसकी बॉडी के अराउंड हर तरफ से अरेंज है, इसे हम कहेंगे पेरीट्रैकस बैक्टीरिया। ये हो गई बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्लैजिलर अरेंजमेंट। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेल वॉल कंपोजिशन पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का, बेसिक माइक्रोबायोलॉजी का। चलें पढ़ते हैं इसे। पहले थोड़ी सी सेल वॉल की कंपोजिशन देख लेते हैं कि सेल वॉल किसकी बनी होती है। सेल वॉल बनी होती है कंपोज्ड ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स जिसे आप ग्लाइकेन कहते हैं एंड अमाइनो एसिड्स की जिसे आप टेट्रापेप्टाइड्स कहते हैं। देखते हैं इस स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली कहा जाता है पेप्टाइड और ग्लाइकेन और ब्यूरीन। तो बैक्टीरियल सेल वॉल बनी होती है शुगर मॉलिक्यूल्स की और अमाइनो एसिड्स की। उस स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली हम पेप्टाइड और ग्लाइकेन और म्यूरिन कहते हैं। चलें आगे देखते हैं ये बनी कैसे हुई है। पेप्टाइड और ग्लाइकेन कैसे बनी हुई है।
दो शुगर मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकन, और फोर अमाइनो एसिड्स की बनी हुई है। बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन की स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि वो कैसे बना हुआ है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन जो बैक्टीरियल सेल वॉल का इसेंशियल कंपोनेंट है वो बना हुआ है दो शुगर मॉलिक्यूल से। ये ये हैं दो शुगर मॉलिक्यूल और फोर अमाइनो एसिड्स मिलके इस पेप्टाइडोग्लाइकन को बनाते हैं, जो कि चल के बनाता है बैक्टीरियल सेल वॉल। अब देखते हैं कि ये शुगर मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज हैं या कौन से शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक शुगर मॉलिक्यूल है जिसे हम कहते हैं NAM। NAM यानी एन एसिटाइल यूरामिक एसिड। ये एक मॉडिफाइड शुगर है जिसमें एसिटाइल ग्रुप को ऐड किया गया है, जिसे हम कहते हैं NAM, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। दूसरा जो है उसे हम कहते हैं NAG। ये भी एक मॉडिफाइड शुगर है जिसका फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। तो दो शुगर मॉलिक्यूल्स आ गए, एक NAM एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एक NAG एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। ये दोनों मिलके पेप्टाइडोग्लाइकन के स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब आगे हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। और फोर अमाइनो एसिड्स की बनी हुई है बैक्टीरियल सेल वॉल, जिसको हम कहते हैं टेट्रापेप्टाइड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोर अमाइनो एसिड हैं, एक दो तीन चार, इनको हम कहते हैं टेट्रापेप्टाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये पेप्टाइड और ग्लाइकन की स्ट्रक्चर बनी कैसे हुई है। लाजमी NAM NAG और टेट्रापेप्टाइड ये आपस में अटैच होंगे तो ये कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। बॉन्ड के विदाउट तो कोई चीज आपस में अटैच नहीं हो सकती। तो वो आगे देखते हैं हम। पेप्टाइड और ग्लाइकन एंड अमाइनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उसकी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। आप देखें जो स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरियल सेल वॉल में हमारे इसकी पेप्टाइडोग्लाइकन की, वो अल्टरनेट चेन्स ऑफ किसकी बनी होती है, अल्टरनेट चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, जो कि NAM है और NAG है। आप देखेंगे तो NAM आएगा, NAG आएगा, NAM NAG, यानी अल्टरनेटली ये चेंज होंगे। अल्टरनेट चेन्स इसकी बनी होती हैं, एक ये आ गई NAM NAG की चेन, एक ये आ गई। ऐसी बहुत सारी चेन्स होंगी जो कि स्ट्रक्चर को बनाएंगी। हमने जस्ट समझने के लिए ये दो लिखी हैं, लेकिन ये याद रखना है कि ये अल्टरनेट चेन्स होती हैं NAG और NAM की। अब NAG और NAM की जो चेन्स बनी हुई हैं तो लाजमी है ये दो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं NAM NAG, ये आपस में लाजमी के तौर पर अटैच होंगे तो इनके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे लाजमी के तौर पर कोई बॉन्ड बना होगा जिसकी वजह से ये आपस में अटैच होंगे। तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं beta 1,4 glycosidic bond. The bond that is present between NAM and NAG of peptidoglycan is called beta 1,4 glycosidic bond. अब ये ये जो NAM और NAG के दरमियान बॉन्ड है, जितने भी बॉन्ड है ये, इनको हम कहेंगे beta 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये तो बॉन्ड बन गया। अब लाजमी के तौर पर ये अभी भी दोनों चेन्स अटैच तो नहीं हुई, ये दो शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हुए हैं। अब लाजमी के तौर पर यहाँ पे भी कोई बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पे भी कोई बॉन्ड होना चाहिए जो कि इन दो चेन्स को आपस में अटैच करे। तो वहां पे क्या होगा, ये आ गए हमारे टेट्रापेप्टाइड्स जो हमने पढ़ा था। चार होते हैं अमाइनो एसिड या पेप्टाइड्स जो के पेप्टाइड और ग्लाइकन के स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। अब ये टेट्रापेप्टाइड्स आ गए। याद रखें टेट्रापेप्टाइड्स हमेशा NAM के साथ अटैच होते हैं। आप देखेंगे तो ये NAM के साथ अटैच है, NAM के साथ, NAM के साथ, NAM के साथ। अब जो ये NAM के साथ अटैच हैं तो लाजमी के तौर पर यहाँ पे भी एक बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पे भी एक बॉन्ड होना चाहिए, जो कि
इनको टेट्रापेप्टाइड्स को NAM शुगर के साथ अटैच करे या बाउंड करके रखे, तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिस बॉन्ड को हम कहते हैं अमाइड बॉन्ड। बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन NAM एंड पेप्टाइड्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन इज कॉल्ड अमाइड बॉन्ड। अब ये तो बन गई, एक चेन में बन गए। अब दूसरी चेन को कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। दूसरी चेन जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, वो पहली चेन से कैसे कनेक्टेड है। तो ये पेप्टाइड्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, द बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स या टेट्रापेप्टाइड्स, इस बॉन्ड को हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, एक टेट्रापेप्टाइड NAM का ये, एक टेट्रापेप्टाइड NAM का ये दोनों आपस में जिस बॉन्ड से अटैच होते हैं उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और अमाइनो एसिड जो एक पेप्टाइड में भी एक दूसरे के साथ चार अटैच हैं, वो भी पेप्टाइड बॉन्ड की तरह पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गई पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड अमाइनो एसिड्स की। सॉरी, ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी, शुगर मॉलिक्यूल्स और इसकी पेप्टाइड बॉन्ड की। ये कैसे आपस में बन रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड और अमाइड बॉन्ड, यानी दो शुगर चेन्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, और ये जो है पेप्टाइड्स हैं ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, पेप्टाइड और ग्लाइकेन की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल का एसेंशियल कंपोनेंट है। अब चलते हैं आगे। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये हम अभी ग्राम स्टेनिंग नहीं पढ़ रहे, जैसे इसे पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है। बाद में हम ग्राम स्टेनिंग जब पढ़ेंगे तब हम इसे डिटेल में देखेंगे। बेस्ड ऑन सेल वॉल कंपोजिशन बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरे को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इस स्लाइड में हम बाद में आते हैं, पहले हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, बाद में इस स्लाइड पे आएंगे। अब ये देखें, ये दो बैक्टीरिया हैं जिनकी सेल वॉल का हमने यहाँ से छोटा सा हिस्सा लिया है, क्रॉस सेक्शन लिया है, अंडर माइक्रोस्कोप इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इसमें अंदर इसकी सेल वॉल कैसे बनी होती है। अब ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसकी सेल वॉल देख लेते हैं। इसकी सेल वॉल कैसे बनी होती है, आप देख रहे हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन का ज्यादा कंटेंट है इसमें। पेप्टाइडोग्लाइकेन ज्यादा तादाद में आपको यहाँ उसका, इसकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा दिखाई दे रही है आपको इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की। फिर पेरिप्लाज्मिक स्पेस आ जाता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या है, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड या सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल। क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइड और ग्लाइकेन की बनी होती है, तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये हो गई। अब दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव की तो हो गई, इसमें पेप्टाइड और ग्लाइकेन की कंटेंट ज्यादा है या उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। अब देखें ग्राम नेगेटिव में क्या है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक एडिशनल लेयर आती है जिसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होती। आउटर मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, और इसके पास, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास ये एडिशनल लेयर होती है, इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के मुकाबले में ज्यादा पैथोजेनिक होते हैं, क्योंकि इनके पास ये एडिशनल लेयर होती है। उसके बाद इसमें इसके आ जाता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस आ जाता है, फिर पेप्टाइड और ग्लाइकेन आ जाता है, फिर पेरिप्लाज्मिक स्पेस आ जाता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो कंटेंट है पेप्टाइड और ग्लाइकेन का, इसमें इतना ज्यादा नहीं है जितना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में है।
तो मेन डिफरेंस इन दोनों में यही है, इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हाई कंटेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लो कंटेंट होता है। दूसरा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास आउटर मेम्ब्रेन होती है। अब पिछली वाली स्लाइड हम देख लेते हैं जिसमें डिफरेंस लिखा हुआ है। पिछली वाली स्लाइड है जो वो देख लेते हैं, उसमें थोड़ा डिटेल में डिफरेंस लिखा हुआ है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये आप देख सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिंगल लेयर्ड सेल वॉल होती है, मीन्स इसके पास आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास डबल लेयर होती है सेल वॉल, मीन्स इसके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन भी है लेकिन इसके पास आउटर मेम्ब्रेन भी है। यहाँ पे देखें, ग्राम नेट पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिक लेयर है, जो पीछे हमने देखी है थिक लेयर है 20 to 80 नैनोमीटर की होती है थिक लेयर। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है जो कि 8 to 10 नैनोमीटर की होती है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में टेकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टेकोइक एसिड नहीं होता। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड का कंटेंट लो होता है, ग्राम नेगेटिव में हाई लिपिड कंटेंट होता है क्योंकि उसके पास आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि बनी होती है लिपिड की। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आ जाता है स्ट्रेप्टोकोक्साई, स्टेफाइलोकोक्साई। ये नोकार्डिया स्पेशीज यहाँ पे आ गया है, लेकिन नोकार्डिया स्पेशीज क्या है, ये ग्राम वेरिएबल्स हैं। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के साथ इसे हम पढ़ेंगे, फिलहाल इसे छोड़ दें आप। सिर्फ ये देखना है स्ट्रेप्टोकोक्साई एंड स्टेफाइलोकोक्साई, ये ग्राम पॉजिटिव में आएंगे। और एस्चेरिशिया कोलाई, सल्मोनेला, शिगेला, सीडोमोनास स्पेशीज, ये आएंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मोर पैथोजेनिक होते हैं एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। चलते हैं आगे। ये हमने देख लिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसे बनी होती है, ये हमने देख लिया किसकी बनी होती है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा कोई बैक्टीरिया आप जानते हैं, ऐसे किसी बैक्टीरिया को जो कि विदाउट सेल वॉल हो, ऐसा कोई बैक्टीरिया है आपके जहन में? तो हाँ, ऐसा बिल्कुल बैक्टीरिया है जिसे हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। अब जब माइकोबैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं होती तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सरवाइव कैसे करता है। वैसे तो सेल वॉल इम्पोर्टेंट है, वो उसे एक्सटर्नल थ्रेट्स से बचाती है, इसके पास होती नहीं तो ये कैसे सरवाइव करता है। तो इसके पास कुछ कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जिसे हम कहते हैं स्टीरोल्स। स्टीरोल्स कुछ इसके पास कंपाउंड मौजूद होते हैं जो कि इससे आउटर थ्रेट या एक्सटर्नल थ्रेट से बचाते हैं, लाइसिस से बचाते हैं। चलते हैं आगे। ये होगी बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेल वॉल कंपोजिशन के बुनियाद पे बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्लासिफाई किया जा सकता है। इसको ज्यादातर हम देखते हैं ग्राम स्टैनिंग में, वो जब स्टैनिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। फिलहाल हमने इतना इसमें जितना देखना था उतना देख लिया है। अब चलते हैं आगे। आगे आता है बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बैक्टीरिया को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि अपना खुद फूड सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया आ गए। ये सल्फर और सनलाइट वगैरह को यूज करके अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स। उसके बाद आ जाते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि
अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। जैसे कि इकोलाई हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है और फूड के लिए हम पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। मीन्स ये अपना खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। नेक्स्ट है सेप्रोफाइट्स। ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे डिकम्पोज करते हैं। सही है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। जैसे फॉलन लीव्स हो गए, ट्रीज के जो पत्ते झड़ते हैं उन्हें, और हम जो इंसानों को दफन करते हैं वो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे इस जहान से चले जाते हैं, उससे उनकी बॉडीज को यह क्या करते हैं, डिकम्पोजर या सेप्रोफाइट्स उन्हें डिकम्पोज करके दोबारा रिसाइकलिंग में लाते हैं उन्हें। तो इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोमोनास। वैसे तो ये सेप्रोफाइट्स ज्यादातर फंजाई होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो कि सेप्रोफाइट्स हैं, या सेप्रोफाइट्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंड करते हैं अपना फूड हासिल करने के लिए। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे इसकी क्लासिफिकेशन हो गई। अब चलते हैं आगे। अब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पे बैक्टीरिया को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। वो फोर टाइप्स फोर क्लासेस बनते हैं बैक्टीरिया के बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। नंबर 1 है ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट का जहाँ पे भी वर्ड आएगा उसका मतलब होता है ये इसके बिना रह नहीं सकता, या अ, इसके बिना नहीं रह सकता। एरोब्स का मतलब होता है कि जिसे ऑक्सीजन रिक्वायर हो। ऑब्लिगेट अब नेसेसरी आ गई या ऑब्लिगेटरी आ गई चीज। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये जिंदा नहीं रह सकते हैं, इसलिए हम इन्हें ऑब्लिगेट एरोब्स कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के सिवा ना रह सकें, कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये जो पल्मोनरी टीबी कॉज करता है वो हमारे लंग्स में रहता है, जहाँ पे उसे ज्यादा ऑक्सीजन मुयस्सर होती है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि जिनको जो ऑक्सीजन के सिवा जिंदा ना रह सकें, ऑक्सीजन उनकी जिंदगी के लिए लाजमी है, उसे हम कहते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स। दूसरे आते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स। अब फैकल्टेटिव ऐसा टर्म है कि जिसे ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें ऑक्सीजन रिक्वायर तो होगी लेकिन वो ऑक्सीजन के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। जैसे कि ई कोलाई है, इससे ऑक्सीजन रिक्वायर है अपने लाइफ के लिए, लेकिन ये विदाउट ऑक्सीजन भी दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करके जिंदा रह सकता है। इसे हम कहते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स, यानी ऐसा बैक्टीरिया जो कि जिसे ऑक्सीजन रिक्वायर हो लेकिन ऑक्सीजन के विदाउट भी रह सके। ऑब्लिगेट तो ऑक्सीजन के विदाउट रह ही नहीं सक रहा, तो ऑब्लिगेट एरोब ऑक्सीजन के विदाउट वो मर जाते हैं। लेकिन फैकल्टेटिव एरोब्स को ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, लेकिन अगर ना मिली तो दे कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन एज वेल, जैसे कि ई कोलाई आ गया ना। उसके बाद इसमें है ऑब्लिगेट एनएरोब्स। अब एनएरोब्स का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जो कि जिन्हें ऑक्सीजन रिक्वायर ना हो, ना रिक्वायर हो। उसके साथ अब अगर आप ऑब्लिगेट लगा लेंगे तो उसका मतलब ये हो गया कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं रह सकते, इन्हें ऑक्सीजन रिक्वायर ही नहीं है, और ये ऑब्लिगेट एनएरोब्स हैं। मीन्स इन्हें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा ही नहीं रह सकते। जैसे क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ऑब्लिगेट एनएरोब है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मर जाएगा, जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑब्लिगेट एनएरोब। दूसरे आ जाएंगे फैकल्टेटिव एनएरोब्स। फैकल्टेटिव ऐसे होते हैं जिन्हें फैकल्टेटिव एनएरोब्स ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इनको ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में एटलीस्ट जिंदा रह सकते हैं। Say facultative anaerobes that do not require oxygen but can live in the presence of oxygen.
जैसे कि क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे आगे, देखें क्या है आगे। आगे बेस्ड ऑन टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। अब बैक्टीरिया हमने देखा है कि वो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन वो टेम्परेचर के स्पेसिफिक होते हैं या सेंसिटिव टू टेम्परेचर होते हैं। अब देखते हैं उनके टेम्परेचर पे कौन कौन से टाइप हैं। 3 टाइप्स हैं। पहले आ गए साइक्रोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि लो टेम्परेचर पे रहते हैं, जैसे कि 15 to 20 सेल्सियस ठंडे इलाकों में रहते हैं, लो टेम्परेचर में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, जैसे साइक्रोबैक्टर आर्किटिकस। साइको साइक्रोबैक्टर आर्कटिकस जो ऐसा बैक्टीरिया है जो कि 15 to 20 सेल्सियस पे रहता है या लो टेम्परेचर पे रहता है। जो बैक्टीरिया लो टेम्परेचर पे रहे उसे हम कहेंगे साइक्रोफाइल्स और साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया। दूसरे आ जाते हैं मीजोफाइल्स। मीजोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि मॉडरेट टेम्परेचर पे रहते हैं या रूम टेम्परेचर पे रहते हैं, जैसे कि कोलाई है 25 to 40 सेल्सियस पे। इनके दरमियान जो रहे उसे हम कहते हैं दे आर मीजोफाइल्स या मीजोफिलिक बैक्टीरिया। जैसे कोलाई हमारी बॉडी में रहता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेल्सियस है। तो जो मोस्ट ह्यूमन के इन्फेक्शन है वो मीजोफाइल्स कॉज करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है, यहाँ टेम्परेचर हमारी बॉडी का उनके लिए फेवरेबल है। 25 to 40 के दरमियान हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, और मीजोफिलिक बैक्टीरिया को चाहिए भी यही टेम्परेचर। तो जो बैक्टीरिया नॉर्मल टेम्परेचर पे रहे, मॉडरेट टेम्परेचर पे रहे, 25 to 40 सेल्सियस पे रहे, उसे हम कहते हैं मीजोफाइल्स और मीजोफिलिक बैक्टीरिया। इसके बाद आ जाए थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हाई टेम्परेचर्स पे रहते हैं, जैसे कि 50 to 60 सेल्सियस पे कोई बैक्टीरिया रहे तो उसे हम कहेंगे ही इज या इट इज थर्मोफाइल या थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया। जैसे कि थर्मस अक्वाटिकस आ गया, ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि 50 to 60 सेल्सियस पे जिंदा रह सकता है। तो बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन हो गई किसकी बुनियाद पे? टेम्परेचर के बुनियाद पे। साइक्रोफाइल्स लो टेम्परेचर, मीजोफाइल्स मॉडरेट टेम्परेचर, थर्मोफाइल्स हाई टेम्परेचर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पे क्लासिफिकेशन का कोई बेस। अब है पीएच रिक्वायरमेंट। अब बैक्टीरिया पीएच के भी स्पेसिफिक होते हैं, जैसे हमारी स्किन की पीएच 3 to 5 एसिडिक पीएच होती है, जो कि मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं देती। अब एसिडिक पीएच, अब देखते हैं पीएच की बुनियाद पर बैक्टीरिया को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो उसमें भी 3 टाइप्स हैं। एक आ जाते हैं एसिडोफाइल्स, मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो कि एसिडिक कंडीशन में रह सकें या दे लव एसिड्स, जो लो पीएच पे रहें। 0.1 to 5.4 पीएच में पे जो बैक्टीरिया रहे उसे हम कहेंगे दे आर एसिडोफाइल्स और एसिडोफिलिक बैक्टीरिया। और एसिडिक कंडीशन में रहने वाले बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया लो पीएच पे रहे, एसिडिक कंडीशन में रहे, उससे हम कहेंगे दे आर एसिडोफाइल्स और एसिडोफिलिक बैक्टीरिया, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूट्रोफाइल्स। न्यूट्रोफाइल्स टर्म से ही पता चल रहा है ऐसे बैक्टीरिया जो कि न्यूट्रल पीएच पे रहे, मीन्स 7 के करीब करीब जो पीएच हो उस पे रहे, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल बैक्टीरिया। जैसे 5.4 से 8 के दरमियान इस पीएच पे अगर बैक्टीरिया कोई सरवाइव कर सके तो उसे हम कहते हैं दे आर न्यूट्रोफाइल्स। और बैक्टीरिया लिविंग एट मॉडरेट पीएच, जैसे कि इकोलाई। इकोलाई को 5.4 से 8 पीएच तक ये जिंदा रह सकता है या बेस्ट ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट टाइप है अल्कली फाइल्स। अल्कली मीन्स बेस लवर्स, जो जिनको बेसिक कंडीशंस पसंद हो। ऐसे बैक्टीरिया जो कि हाई पीएच पे रहें, बेसिक कंडीशन में रहें,
8 to 11.5 pH पे रहे उसे हम कहेंगे दे आर अल्कली फाइल्स और बेस लविंग बैक्टीरिया, जैसे कि विब्रो कॉलरा आ गया हमारा इसमें। तो पीएच रिक्वायरमेंट की बुनियाद पे बैक्टीरिया तीन तीन टाइप से हमने डिवाइड किए हैं, एक एसिडोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स और अल्कलीफाइल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के बैक्टीरिया के दो टाइप हैं। स्पोर फॉर्मेशन पे एक ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि स्पोर बनाते हैं, एंडोस्पोर फार्मर हैं, जैसे कि बैसिलस एंथ्रासिस। स्पोर्स एक ऐसी चीज है जो कि अगर बैक्टीरिया या किसी ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो क्या करते हैं, अपने आप को हीट रेजिस्टेंट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, जिसको थोड़ी एनर्जी रिक्वायर होती है, जिसको टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर पे भी वो जिंदा रह सकते हैं, एक अपने ऊपर एक कोट बना लेते हैं और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम कर देते हैं ताकि उन्हें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर ना हो, सिर्फ वो जिंदा रह सकें। तो ऐसे फॉर्म में चेंज हो जाए, अपने ऊपर एक सिस्ट बना लें, तो उसको हम एंडोस्पोर कहते हैं। वो हीट रेजिस्टेंट फॉर्म होते हैं या एक्सट्रीम कंडीशन पे भी रह सकते हैं, जैसे कि बेसिलस एंथ्रासिस एक स्टोर फॉर्मर बैक्टीरिया है। उसके बाद आ जाते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्पोर फॉर्म नहीं करते हैं, उनमें से इकोलाई हो गए। इकोलाई जो है वो स्पोर फॉर्म नहीं करता। अच्छा जी, तो स्पोर फॉर्मेशन पे बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन पे दो टाइप्स आ गए, दो क्लासेस आ गए, एक एंडोस्पोर फार्मर है, दूसरे नॉन स्पोर फार्मर्स। चलें अब कुछ रिव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, I'm a bacterium with a group of flagella at one end। मैं कौन हूँ? मैं ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास ग्रुप ऑफ फ्लैजिला है, एक एंड पे ग्रुप ऑफ फ्लैजिला है, तो उसे आप क्या कहेंगे? वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर देख सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। मैं बताने जा रहा हूँ उसे हम क्या कहते हैं। हमने पढ़ा था दैट इज कॉल्ड लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया दैट कंटेन्स group or bunch of flagella at one end is called Lophotragus bacteria। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई एम ये क्वेश्चन कह रहा है आई एम ए बैक्टीरियम हु लिव्स एट हाई टेम्परेचर्स। ऐसा बैक्टीरिया जो कि हाई टेम्परेचर पर रहे, हाई टेम्परेचर लवर हो, उसे हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड, यस, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया और थर्मोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है आई आई ज्वाइन टूगेदर टू ग्लाइकन चेन्स इन बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल में हमने पढ़ा पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, वहां पे ये दो ग्लाइकन चेन को आपस में जोड़ता है। तो इस बॉन्ड का नाम पूछ रहा है, इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? जो दो ग्लाइकन चेन के दरमियान होता है उसे हम कहते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है जी, ये रिव्यू क्वेश्चन थे। अब कुछ और हैं वो भी देख लेते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन, आई एम अ ग्राम नेगेटिव मीजोफिलिक पेरिट्राइकस बैक्टीरियम हु कॉज मोस्ट ऑफ यूटीआईज। एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ग्राम नेगेटिव हो, मीजोफाइल हो, पेरिट्राइकस हो और मोस्ट यूटीआई कॉज करे। ये हम सबको पता है, मोस्ट यूटीआई कौन कॉज करता है? ई कोलाई कॉज करता है वो। मीजोफिलिक भी है, पेरिट्राइकस भी है, ग्राम नेगेटिव भी है। तो राइट आंसर इज ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम ए बैक्टीरियम हु लिव्स इन एसिडिक कंडीशंस। एसिडिक कंडीशन में मींस एसिड लवर। एसिड लवर बैक्टीरिया को आप क्या कहेंगे? इट इज, यस, एसिडोफाइल और एसिडोफिलिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैक्टीरियम दैट लिव्स दैट कैन बी सीन विथ नेकेड आईज। ऐसा बैक्टीरिया जो कि नेकेड आई के साथ देख सकें,
ह्यूमन आई के साथ देख सकें। वैसे जनरल तो बैक्टीरिया को नहीं देखा जा सकता, लेकिन ऐसा बैक्टीरिया एक है जिसे देखा जा सकता है, इसको हम कहते हैं, दैट इज, इस बैक्टीरिया का नाम आपको बताना है, दैट इज थर्मरगेरिटा नंबीबियंसिस। is a bacteria that can be seen with human eyes, with naked eyes। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन आई या नेकेड आई के साथ हम आ, देख सकते हैं। ये बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन थी जो कि खत्म हुई। उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।